Hello everyone, I hope you all are doing well. Two things which I primarily want to talk to you. First, those who are watching this lecture, I urge them all to watch this lecture at least 1.5x or 1.75x to save your time. Second thing, I made this new logo for Mr. UPSC. अच्छा लगा था. एक बच्चा काफ़ी इमेजिनेशन से ऊपर की तरफ देख रहा है और ये ब्लैक थिंग अराउंड इट वॉज वेरी कूल. ये मैंने बनाई थी. तो गोल्डन बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे मिस्टर यूपीएससी दिमाग में चल रहा है, तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने बना दिया. ठीक है, टेल मी इन द कमेंट्स अगर अच्छा है या नहीं है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनवायरनमेंट. इन 2 लेक्चर्स इटसेल्फ वी विल बी कंप्लीटिंग द इंटायर एनवायरनमेंट एंड टोटल 19 पेजेस का PDF है एंड वी हैव कंप्लीटेड द इंटायर एनवायरनमेंट फॉर द मेन्स इटसेल्फ. ठीक है, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट फर्दर. First of all, there will definitely be some questions which you do not know directly. So there are tricks to write answers in those questions. Any way ahead related to the environment must be written in these 4 forms in such questions. First, policy measures that we need to rectify and rethink over it. We need to focus on the institutional measures for increasing funding or things related to the question जो भी लिखा होगा. Technological solutions, for example geoengineering schemes related to it. In these terms we need to write the way ahead for environment. ठीक है. First of all, second thing, when it comes to sustainable development, the planning for sustainable development comes with 6 steps. ये मैंने UN कह रहा है. ठीक है, according to UN this is UN. Actual UN में 5 steps थे. ये लास्ट वाला शायद हाँ continuous improvement I made it myself to increase the points. असेसमेंट एंड एनालिसिस कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी कितनी है, इन सब का असेसमेंट और एनालिसिस करना. सेकंड, गोल सेटिंग कि हमारा एम क्या होना चाहिए. कैरिंग कैपेसिटी एग्जांपल वगैरह पे ध्यान देना. और गोल कैसे होते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज को कम करना, पॉसिबली 1.5 डिग्री सेल्सियस से, जैसे उसका था NDC का नेशनली डिटर्मिन्ड गोल्स, COP21, पेरिस एग्रीमेंट, UNFCCC. पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन, उसके बाद कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट. ये EIA का डायग्राम है. ये पहले EIA करते हैं, उसके बाद इसे समझेंगे. ठीक है, नाउ वी हैव डन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. एंड थिंग्स रिलेटेड टू इट हैज़ ऑल्सो बिन मेंशन. सबसे पहले पॉवर्टी एंड ज़ीरो हंगर आर कोरिलेटेड. कि जहाँ पे पॉवर्टी मतलब जहाँ पे पॉवर्टी होगी वहाँ पे हंगर होगा, जहाँ पे हंगर होगा वहाँ पे पॉवर्टी होगी. दिस बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. फर्स्ट, पॉवर्टी को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हंगर भी ख़त्म हो जाएगी. तो SDG 1 इज़ पॉवर्टी, SDG 2 इज़ हंगर. पेयर्स में करते हैं. SDG 5 इज़ रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी, 5 × 2 इज़ 10. तो SDG 10 इज़ रिड्यूस इन इक्वालिटीज़. बात सेम कर रहे हैं कि यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करो, यहाँ पे इन इक्वालिटी रिड्यूस करो. ठीक है. 9 इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो यहाँ पे 3 I's आ जाएंगे, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक हो गया. 8, हमारी इकॉनमी कितने परसेंट पे ग्रो कर रही है, 7.8 या 8% पे. तो 8th इज़ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. SDG 7, सुबह 7 बजे उठे, हमें एनर्जी चाहिए, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी चाहिए. सुबह 6 बजे उठे, हमें पानी चाहिए नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए. 3 पे हम ध्यान देंगे. 3 इडियट्स पे से हम पता करेंगे, 3 इडियट्स से याद रखेंगे कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग पे ध्यान रखना है. वहाँ पे राजू रस्तोगी सुसाइड कर लेता है ना, तो वहाँ से हेल्थ आ जाएगी. ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग. 4 पे क्वालिटी एजुकेशन याद कर लेना. अब 1 से 10 तक हमने देखो कर लिए. SDG 11 टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल सिटीज़. ये 11 जैसा लग रहा है ये बिल्डिंग. ठीक है, तो SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़. इस बिल्डिंग से कम्युनिटीज़ और सिटीज़ याद आ जाएंगी. 12 से रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. ये तीनों क्लाइमेट रिलेटेड होंगे, मतलब कोरिलेटेड होंगे. SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, SDG 15 लाइफ ऑन लैंड. पानी के नीचे लाइफ कैसी है, ज़मीन के ऊपर लाइफ कैसी है. 13 क्लाइमेट एक्शन. 16 पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. पीस वगैरह की बात हमेशा बाद में की जाती है. फॉर एग्जांपल हमारा DPSP 51, लास्ट DPSP इज़ इंटरनेशनल पीस. ठीक है, वहाँ पे भी लास्ट में बात की गई, यहाँ पे भी लास्ट में बात. 17 इन सब के लिए पार्टनरशिप करना, पार्टनरशिप फॉर द गोल. ठीक है, हो गया याद. और SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसे मेंशन करना व्हेन एवर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम्स. यार इसकी ना एक फाइंडिंग थी, वो भी बता दूं कि जो ग्लोबल एशिया पैसिफिक
ये मैं जब आपको वैल्यू एडिशन दूंगा ना, एक मिनट, यहाँ पे जब मैं आपको वैल्यू एडिशन दूंगा ना, तो यहाँ पे मैं आपको सारा डेटा भी इसके रिलेटेड दूंगा। ये क्या कहते हैं, एशिया पैसिफिक सारे SDGs, सारा के सारा SDGs को अचीव नहीं कर पाएगा टिल 2064 इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग रिलीज़ करती है, और इसमें एग्जांपल्स दिए हैं कि जैसे बिहार ने विकसित बिहार के साथ निश्चय लेके आया, तो वो SDG के साथ अलाइंड है। भोपाल में VLR फॉर SDG आया, VLR मतलब वॉलंटरी लोकल रिव्यूज़ फॉर SDG टू प्रमोट द SDG, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं सिलेबस, एक देख लो एक मिनट, एक लाइन में कहाँ है, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर को जाएंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड इन 1978 फॉर द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, उसके बाद एक्सटेंडेड टू ऑल, सिर्फ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए 1978 इट वाज स्टार्टेड, उसके बाद इट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल projects which are potential of harming the environment. EIA is a tool to anticipate likely environmental impacts. एक लाइन में ख़त्म, ठीक। It is mandatory for more than 30 categories of projects now. So therefore we need to get environmental clearance after EIA fulfilled. ठीक हो गया। अब ये नया प्रोसेस है, नए स्टेप्स हैं EIA के लिए, लेकिन मैंने पुराने भी यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि वहाँ पे आपको पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए होंगे, और नए वाले में पॉइंट्स सिर्फ 5 हैं, पुराने वाले में 8-10 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों लिख दिए, समझ लेते हैं क्या है। पुराने वाले से स्टार्ट करते हैं, नए वाला भी सेम ही है, बस ये 2 पॉइंट्स को मर्ज कर दिया, ये 2 को मर्ज कर दिया, ऐसे करके चल रहा है। स्क्रीनिंग होगी, सबसे पहले प्रोजेक्ट को देखा जाएगा वेदर द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स EIA और नॉट। स्कोपिंग होगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इन्वायरमेंट में क्या इश्यूज़ हैं उस प्रोजेक्ट में, कौन सी मेजर पोटेंशियल थ्रेट्स हैं इन्वायरमेंट के लिए उस प्रोजेक्ट में, और कितना प्रोजेक्ट वो कितना स्कोप है उसमें इम्पेक्ट करने का, ठीक है। बेसलाइन असेसमेंट, जो प्रोजेक्ट की आउटकम्स होंगी वो बिल्कुल जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं, वाटर, एयर, सॉइल क्वालिटी, इन बेसिक बेसलाइन चीज़ों को कैसे असेस करती है, कैसे इम्पेक्ट करती है, उसकी असेसमेंट करने को बेसलाइन असेसमेंट कहते हैं। उसके बाद इम्पेक्ट की प्रेडिक्शन होगी कि अभी प्रोजेक्ट लॉन्च तो नहीं हुआ, लेकिन लॉन्च होने के बाद व्हाट कैन बी द पॉसिबल हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट प्लान क्रिएट होगा कि उस प्रोजेक्ट्स को, उस इम्पैक्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट प्लान होगा। पब्लिक कंसल्टेशन होगी, अगर लोकल्स हैं लोकल्स को कंसल्ट किया जाएगा कि भैया ये प्रोजेक्ट है विच इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड हेयर, इसका पॉसिबल इम्पैक्ट ये है, मैनेजमेंट प्लान ये है, आपसे कंसल्ट करके हमें मैनेजमेंट प्लान को बेटर बनाना है, और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, उसके बाद मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स अपने इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस देंगे ये सब बनाने के बाद। फिर मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस होगी, फिर देखा जाएगा कि वेदर द प्रोजेक्ट इज़ फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स और नॉट, ठीक है, उसे देखा जाएगा, कंप्लायंस को चेक किया जाएगा। रिव्यू एंड पोस्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, उसके बाद प्रोजेक्ट होने के बाद उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स जनरेट करने हैं, एक तरह से आपकी सप्लाई चेन अप्रोच है। वैसे EIA के प्रोसेस के अगर ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप ये 5 पॉइंट वाली प्रोसेस लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अब न्यू प्रोसेस है। न्यू प्रोसेस क्या कहती है? स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग वी हैव डन, बेसलाइन असेसमेंट एंड डेटा कलेक्शन, बेसलाइन असेसमेंट डेटा कलेक्शन। अब इसमें ये पॉइंट नहीं है। मिटिगेशन मेजर्स, पब्लिक कंसल्टेशन, रिव्यू एंड डिसीजन मेकिंग, इसे सबको छोड़ के रिव्यू एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, समझ आया। टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले A कैटेगरी के होंगे प्रोजेक्ट्स, B कैटेगरी के होंगे। A कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो सेंटर लेवल के होंगे, B लेवल के जो होंगे वो स्टेट लेवल के होंगे, ठीक है। B में भी 2 तरह की कैटेगरीज होंगी, B1, B2 प्रोजेक्ट। इस सेंटर के प्रोजेक्ट्स में 2 एजेंसीज मेन रोल प्ले करेंगी, इंटरनेशनल असेसमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी EAC, इन्वायरमेंटल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें काम करेंगी कि ये इम्पैक्ट की असेसमेंट करेंगी
और ये इन्वायरमेंट के लिए एडवाइजरी काउंसिल बिठाई जाएगी टू मिटिगेट द प्लान्स, ठीक है, टू मिटिगेट, देखो मिटिगेशन के लिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के लिए। B1 जो होगा प्रोजेक्ट वो मैंडेटरी होगा, उसके लिए EIA मैंडेटरी होगा, इसके लिए EIA मैंडेटरी नहीं होगा, EIA इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक। ओके, अब जो प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए उनमें से भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं, वो एग्जेम्पशंस देख लेते हैं। ये एग्जेम्पशंस प्रीलिम्स में भी आ सकती हैं, ठीक है, पीपी में मतलब प्रीलिम्स पोटेंशियल। एग्जेम्पशंस अंडर EIA नोटिफिकेशन 2006। अगर कोई डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट है या नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है तो उसके लिए EIA नहीं चाहिए। सर्टन पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए एग्जांपल रोड वाइडनिंग अप टू एन एक्सटेंट नहीं चाहिए। लीनियर प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जांपल पाइपलाइंस विच आर ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, इरिगेशन कैनाल, सर्टन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एंड पार्क्स एंड कॉम्प्लेक्सेस फॉर एग्जांपल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। क्यों? अब देखो, अब इन चीज़ों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए जा सकते। रोड्स के बिना अब कैसे चलेगा, रोड्स तो चाहिए ना। तो देखते हैं R&D फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एग्जांपल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। वे हेड क्या है, ये एग्जेम्पशंस हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये द सर्टेन एक्सेप्शंस में भी लिख सकते हो। वे हेड में क्या है, इंडिपेंडेंट EIA अथॉरिटी शुड बी क्रिएटेड। अभी क्या है, वही मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स और ब्यूरोक्रेसी से हैंडल कर रही है। सेक्टर वाइज EIA प्रिवेंट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, लीवरेज इन्वायरमेंटल रिस्क असेसमेंट, इम्प्रूव EIA क्वालिटी रिपोर्ट, न्यू एक्सपर्ट्स कमेटी, एम्पलीफाई पब्लिक हियरिंग, कि पब्लिक हियरिंग को और इम्पॉर्टेंटली एम्पलीफाई करो कि लोग सुने उसे, लोग अभी ध्यान नहीं देते इतना। नेक्स्ट चैलेंजेस रिलेटेड टू EIA, प्रोसेस वाइज थिंक। देखो मैंने खुद के लिए भी लिखा है कि जो सप्लाई चेन है उसके अकॉर्डिंग सोचना, लेकिन उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। और ये हमने टॉपिक वैसे भी इन्वायरमेंट में इकोनॉमी में किया था कि बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, फॉर्मेशन ऑफ EIA टीम एग्जांपल लैक ऑफ एक्सपर्टीज़, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन स्कोपिंग, डेटा कलेक्शन, प्रिडिक्टरी इन नेचर एग्जांपल इम्पैक्ट असेसमेंट, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। तो ये चैलेंजेस बताते हैं कि जो नहीं भी हुआ तो उसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो प्रिजम्पटिव एंड अजम्पटिव। पब्लिक कंसल्टेशन नॉट टेकन सीरियसली, पब्लिक को कंसल्ट तो कर लिया जाता है लेकिन जो उनकी एडवाइसेस एंड रिकमेंडेशंस होती हैं सिंस दे आर नॉट बाइंडिंग तो उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। पब्लिक हियरिंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन प्रोजेक्ट्स। हमने ये एक्सेप्शंस भी तो पढ़ी हैं, वो भी एक्सक्लूजन ही है और क्या है। कैपेसिटी बिल्डिंग इश्यूज़ हैं कि NGOs को इंक्लूड नहीं किया जाता, एंथ्रोपोलॉजी को कंसिडर नहीं किया जाता कि उसका इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट तो पढ़ लिया लेकिन ह्यूमंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा वो हमें नहीं पता। जुडिशरी और सिविल सोसाइटी एक्सेट्रा को एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है, वो नहीं इंक्लूड होते। ऊपर से बस पब्लिक कंसल्टेशन की बात कर दी जाती है। EIA के लिए रूल्स आए थे, न्यू EIA रूल्स अपडेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्रीलिम्स पोटेंशियल अगेन लिखा, चेंजेस, इट एग्जेम्प्टेड हाईवे प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफेंस इंपॉर्टेंस, 100 किलोमीटर LOC के ऊपर एग्जेम्प्ट कर दिया गया। LOC है ना, LOC 100 किलोमीटर तक का एरिया प्रोजेक्ट्स के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया, इन्हें EIA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पोर्ट्स विच आर एक्सक्लूसिवली टू डील इन फिश हैंडलिंग आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम EIA रूल्स। देख लेना है, ये यहाँ पे पूछ सकते हैं और यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे तो ध्यान रखना। केस स्टडीज़ है इसके रिलेटेड। पॉस्को स्टील प्लांट उड़ीसा में लगाया गया, साउथ कोरियन कंपनी थी, उसे अलाउ नहीं किया गया टू सेटअप द प्लांट आफ्टर EIA, ठीक है। और स्टेरलाइट कॉपर स्मेल्टर था एक थोथुकुडी में, तमिलनाडु में है थोथुकुडी, EIA ऑर्डर्ड क्लोजर, इसे बंद करने के लिए कह दिया गया, इसे तो प्रोजेक्ट नहीं लगाने दिया गया EIA के लिए, ठीक है। तो ये केस स्टडीज़ है, ये दोनों लिख लेना, स्टेरलाइट कॉपर स्मेल्टर, दूसरा पॉक्सो नहीं है, ध्यान रखना, पॉक्सो सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए है, चिल्ड्रन से। पॉस्को है, POSCO है, पॉस्को स्टील प्लांट
इन ओडिशा, साउथ कोरियन कंपनी ने लगाना था, नहीं लगाने दिया, अलाउ नहीं किया। अब वी आर डन विद EIA। अब ये देखो, ये ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लिसिटली कुछ बता नहीं रही, लेकिन इसके अंदर सब पॉइंट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आएंगी। कंजर्वेशन में काफ़ी चीज़ें आएंगी, बायोडाइवर्सिटी वगैरह आएगा, डिग्रेडेशन में लैंड डिग्रेडेशन, ये वो बहुत कुछ आएगा। तब टॉपिक वाइज देखते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। UNCED, यूनाइटेड नेशन, 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट, ऑन अर्थ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है, ये 1992 में बना था, तो इसीलिए बताया रियो अर्थ समिट। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? इट इज़ वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज with ecological complexes. It includes diversity within species, between species and ecosystem. जो दो स्पीसीज़ है, जो अब स्पीसीज़ है उनमें डाइवर्सिटी है, दो तरह की स्पीसीज़ हैं उनमें डाइवर्सिटी है, सारा इकोसिस्टम है जिसमें कितनी सारी स्पीसीज़ है उनमें डाइवर्सिटी है। उस डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ये कह रहा है ये, ठीक है। अब एक्सटेंट देख लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज कौन से हैं। वैसे ये मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया था, हिमालयन, ट्रांस हिमालयन, ये वो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली मेक द डायग्राम ऑफ इंडिया। यहाँ पे गंगा यमुना के प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स, इन तीनों को यहाँ पे लेके आओ, बता दो कि दिस इज़ बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया। यहाँ पे लिख दो फिगर, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा बस। अब हॉटस्पॉट तो हमने देख लिया। प्रीलिम्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हॉट स्पॉट्स क्या होता है और कोल्ड स्पॉट्स क्या होता है, ये जब प्रीलिम्स करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। हॉटस्पॉट देखो 4 है, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स, सुंदरलैंड। हिमालयन, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स, सुंदरलैंड, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी कर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 भी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अलाइन विद CBD, UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके बाद हमने ये BD एक्ट बनाया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बेनिफिट्स शेयरिंग विद लोकल कम्युनिटीज़। देखो ये क्या कहता था कि ये लोकल कम्युनिटी है, मैं बाहर से कोई अंग्रेज़ आया, ये कोई अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ इस जंगल में आया, इसने एक्सट्रैक्ट निकाले, मतलब कोई जड़ी बूटियाँ वगैरह ली, जाके उसको IPR करवाया। वैसे तो IPR नहीं करवा सकते क्योंकि अब ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी आ गया, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट्स कमाए, इसने बिज़नेस स्टार्ट किया और बेनिफिट्स कमाए। उन बेनिफिट्स को ही ऑल्सो हैज़ टू शेयर विद दिस लोकल कम्युनिटी, क्योंकि ये इनके रिसोर्सेज हैं, इनको संभालने की जिम्मेदारी इनकी थी और इन्होंने संभाल के अच्छे से रखा, ठीक है। तो इसलिए इस अंग्रेज़ को हैज़ टू शेयर हिज प्रॉफिट्स विद लोकल कम्युनिटीज़ अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो ये बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है विद द लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है। 3 टायर स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। फर्स्ट इज़ NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होगी। सेकेंड इज़ SBB, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होगा। थर्ड इज़ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, 2023 में PYQ था इस पर, टॉप पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे, उसके बाद लोकल लेवल पे, ठीक है। ये 3 टायर स्ट्रक्चर है। इट प्रोहिबिट्स ऑब्टेनिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड क्लेमिंग IPR। देखा, TKDL की बात आ गई, तो IPR तो लेने नहीं देगा अंग्रेज़ों को कि आप इस रिसोर्सेज की IPR ले लो, नहीं मिलेंगे। स्पेशल फंड्स एंड बजट है इसके अंदर, इसी के रिलेटेड PYQ था, वो प्रीलिम्स जब करेंगे तब देखेंगे। फीचर्स में और क्या है कि NBA सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट विद NBA कैन नॉट थ्रेट। ओके, अब ये देखो, जो थ्रेटन स्पीसीज़ है ना, जो इन्वायरमेंट वगैरह की भी थ्रेटन स्पीसीज़ है, अंग्रेज़ वगैरह आके उन स्पीसीज़ के ट्रीज़ वगैरह को नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी थ्रेटेंड है, ठीक है। उन्हें काटना, उनसे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना, वो प्रमोट नहीं किया जाता, ठीक है। NBA ने भी ये कहा है।
ग्रीवियंस टू NBA एंड SBB, ऑर्डर टेकन टू NJT, बहुत अच्छी बात है। कॉजेज़ क्या हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ एन ईवल क्वार्टेट। ईवल क्वार्टेट क्या है? ईवल क्वार्टेट लिखना, फिगर ईवल क्वार्टेट, ये 4 पॉइंट लिख देना। हैबिटेट लॉस, को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन इन्वेजिव स्पीसीज। इन चारों चीज़ों को द एलियन क्वार्टेट कहा जाता है, ईवल क्वार्टेट। क्वार्टेट मतलब 4 चीज़ें। ईवल क्यों है? एक तो हैबिटेट लॉस हो रहा है बहुत तगड़े तरीके से, उसके कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। इंडिया लॉस्ट 90% ऑफ इट्स 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है। को एक्सटिंक्शन हो रही है, एक एक्सटिंक्ट होने के कारण दूसरा एक्सटिंक्ट हो रहा है, इसे पॉजिटिव फीडबैक साइकिल भी कहते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, साइट्स और ट्रैफिक इसके लिए आए थे। एलियन इन्वेजिव स्पीसीज, एग्जांपल प्रॉस्पिस जूलीफोरा, ये PYQ था, ठीक है। 40% इंक्रीज इन लेंटेना कैमेरा एरिया कवरेज, ये एग्जांपल्स भी इसलिए मैंने लिखे हैं कि आप साथ में लिख सको। इंडिया में इतनी बायोडाइवर्सिटी है, ये सब लिख सकते हो। अंडर थ्रेट है, मैंने याद नहीं की थी, मैंने बस एक दो चीज़ें कर लूँगा। फॉर एग्जांपल 1500 प्लांट स्पीसीज इज अंडर थ्रेट, बस ये सब नहीं करूँगा, तो अपना देख लेना कि कैसे करना। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, आप भी ऐसे कर लेना यार, वर्क स्मार्टली, उन्हें भी इतना पता नहीं होगा, इतना करो ख़त्म करो। इसीलिए तो मैंने ये देखो अलग से ये मैंने उसमें लिखा था डब्बे में। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, 23 बिलियन ब्लैक मनी फ्रॉम इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2016, मोर देन 7,000 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल प्लांट्स illicitly traded। ओके, ठीक है, ओके, आई वाज चेकिंग समथिंग। मेजर्स टू कंट्रोल की बात करते हैं। कंट्रोल के लिए क्या मेजर्स लिए गए? सबसे पहले ये हमें पता है, फंडामेंटल ड्यूटी कि प्रोटेक्ट करो एनवायरनमेंट को, G फॉर ग्रीन, और ग्रीन से एनवायरनमेंट है। पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज़। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया, इसमें पेनल्टीज़ और इम्प्रिजनमेंट की बात की गई। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट आया। IPC आया, इसके सेक्शन 428 एंड 429, कॉग्निजेबल ऑफेंस टू किल, पोच, टॉर्चर एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, फॉर एग्जांपल साइट्स एंड ट्रैफिक, NGOs वगैरह हैं, ठीक है, ये दोनों। ये है मेजर्स टू कंट्रोल। अब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देख लेते हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या कहता है? हाईलाइटर से करते हैं ऐसे, ओके। सबसे पहले ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की इंटरेक्शन और कॉन्फ्रंटेशन होती है, जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब रीजंस क्या हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के? लैंड यूज़ चेंजेस, लैंड डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए लैंड को डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाता है और उसके बाद जंगल वगैरह कम बचते हैं, तो एनिमल्स को अर्बनाइज्ड एरिया में आना पड़ता है जहाँ पे लोकल इनहैबिटेशंस हैं। एडवर्स क्लाइमेटिक इवेंट्स, कोई बाढ़ वगैरह आ गई, डिस्प्लेस होंगे ना सभी, चाहे वो लोग हैं चाहे वो जानवर हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ एनिमल्स, एक जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लेके आओगे तो बीच में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन विल बी देयर और इट इज़ पॉसिबल दैट कॉन्फ्रंटेशन कुड अकर। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, वही बात है कि लैंड डिफॉरेस्टेशन हो गई। इसके लिए एग्जांपल्स भी हैं। 250 एलिफेंट्स वर इलेक्ट्रोक्यूटेड, 45 किल्ड बाय ट्रेन। एलिफेंट्स टुक 1600 ह्यूमन लाइव्स, 125 ह्यूमन लाइव्स आर टेकन बाय टाइगर। ये कुछ डेटा वगैरह है, ठीक है। अब मेजर्स, कम्युनिटी इंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। अर्ली डिटेक्शन और रैपिड रिस्पांस चाहिए। ह्यूमन अप्रोच ताकि किलिंग ना हो, ह्यूमन अप्रोच हो। स्पेशल ट्रस्ट, अब यहाँ पे क्या है, जब भी कोई तेंदुआ वगैरह दिखेगा, एलिफेंट दिखेगा जो कि पागल हुआ है, लोग सिर्फ उसे मारने की कोशिश करेंगे। सांप दिखता है तो सांप को सिर्फ मारने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिक ट्रस्ट, एग्जांपल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट कैचेस दीज एनिमल्स। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, अब ये देखो, ये बेटर प्रैक्टिसेस हैं। एक स्मार्ट सिस्टम है SMART, ये सिस्टम एनिमल डिटेक्शन के लिए और उनको देखने के लिए काम करता है। तो ये एक बेटर प्रैक्टिस है कि हम वी कैन नो एंड विटनेस वेयर द एक्चुअल एनिमल्स आर एंड देयरफॉर वी कैन प्रिवेंट द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, देयर इंटरेक्शंस एंड कॉन्फ्रंटेशंस। प्लान BEE, मतलब वो मधुमक्खी वाला बी। अब स्टडी की गई, उससे पता लगा कि जो एलिफेंट्स हैं ना, जहाँ पे भी मधुमक्खियाँ होंगी एलिफेंट्स उससे दूर होंगे। तो एलिफेंट्स को
टू प्रिवेंट कम इन द अर्बनाइज्ड एरिया। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो मधुमक्खी के छत्ते हैं या मधुमक्खी की जो कल्टीवेशन है वो जंगल की बाउंड्री पे लगा दें, तो ताकि जो एलिफेंट्स हैं उस बाउंड्री से बाहर ना निकल पाएँ? हो सकता है ना? तो दिस इज़ अ बेटर प्रैक्टिस। प्लान बी, टू प्रिवेंट एलिफेंट एंट्रेंस। अब देखो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया प्रिपेयर वे अहेड वेज ऑन ओके, ठीक है। प्रिपेयर वाइल्ड लाइफ वेज ऑन एक्सप्रेस वेज। कोई एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उनके ऊपर एक वाइल्ड लाइफ वो भी बनना चाहिए, वाइल्ड लाइफ वेज भी होने चाहिए। यहाँ पे पुल बन गया, पुल के नीचे से वाइल्ड लाइफ के लिए जगह जा रही है या पुल के ऊपर से जा रही है, ताकि लोग अपना जाते रहें और इंडिपेंडेंटली ये हाथी, जंगल, शेर, कुत्ते अपना जाते रहें, ठीक है। अब एक और लाइन थी कि वाइल्ड लाइफ नोज नो बाउंड्री। PYQs में थी ये, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये पहली लाइन थी तो मैंने एज इट इज़ लिख ली। वाइल्ड लाइफ कोई बाउंड्री को नहीं जानती, नोज नो बाउंड्रीज। इसके कारण ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। अब ये भी आप रीज़न में लिख सकते हो। मैनग्रोव्स, इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग येट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ओके, मैनग्रोव्स को देखते हैं। सबसे पहले तो मैनग्रोव्स होते क्या हैं? दीज आर द सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स। सॉल्ट टॉलरेंट को हेलोफाइट्स भी कहते हैं। एवरग्रीन श्रब्स होती हैं या स्मॉल ट्रीज़ होते हैं जो कि लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, टेक्निकल अच्छी डेफिनेशन। मैनग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट ब्रैकेट में हेलोफाइट एवरग्रीन श्रब्स और स्मॉल ट्रीज फाउंड इन लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस के अकॉर्डिंग कि जो ग्लोबल मैनग्रोव का एक्सटेंट है वो 8% बढ़ा, मतलब टोटल 8% मैनग्रोव कॉन्सेंट्रेशन हैज़ इंक्रीज्ड। इसके लिए इनिशिएटिव्स लिए गए, मिष्टी स्कीम और सेमे इनिशिएटिव। मिष्टी स्कीम क्या है कि मैनग्रोव्स, इसकी फुल फॉर्म मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं। मैनग्रोव्स ऑन शोर लाइन्स, ऐसे शोर लाइन्स था, एंड टेंजिबल इनकम्स। यार एक मिनट, कॉल आ रहा है, आई कैन पिक इट अप। ओके, मिष्टी स्कीम, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली, जो मैनग्रोव्स हैं शोर लाइन्स पे मैनग्रोव्स की कल्टीवेशन को प्रमोट कर रहे हैं और इनसे कुछ इनकम को क्रिएट करने की कोशिश करनी है, टेंजिबल इनकम आए इनकी लोकल कम्युनिटीज़ को, ठीक है, मैनग्रोव से। सेमी इनिशिएटिव क्या है? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, यहाँ पे लिखा भी होगा, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव्स इकोसिस्टम। के श्रिम्प्स वगैरह को कल्टीवेट करना है, ये कोस्टल एरिया है, श्रिम्प्स वगैरह को कल्टीवेट करना है, वो सस्टेनेबल तरीके से किया जाए। अदरवाइज़ क्या है, अगर जहाँ पे श्रिम्प्स वगैरह या एक्वाकल्चर किया जाता है ना, वहाँ पे मैनग्रोव्स को काट दिया जाता है, तो मैनग्रोव्स को थ्रेट हो जाता है। तो टू कल्टिवेट इट सस्टेनेबली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसके लिए सेमी इनिशिएटिव लाया गया। तो देखते हैं आगे और क्या लिखा था। यहाँ पे एवरग्रीन श्रब्स और स्मॉल ट्रीज़ की बात की गई। तो इसकी हाइट ना टिपिकली 8 to 20 मीटर हाइट होती है। ये फिर वही बात है कि इतना तो नहीं याद रहता और ना ही लिखने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया था मेरे पास, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये थी। इंटरटाइडल जोन्स में ज़्यादा होते हैं कि इंटरटाइडल मतलब ये लो टाइड जोन है, ये समुंदर है, यहाँ पे लो टाइड है, और जब हाई टाइड आएगी तो पानी यहाँ तक जाएगा। जो बीच में एरिया है ना, यहाँ पे होंगे मैनग्रोव्स, ठीक है। ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट टॉलरेंट, अबंडेंट सिल्ट, फॉर एग्जांपल गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे ही है सुंदरबन, ठीक है। सिल्ट वगैरह आ रही है ऊपर से नीचे, एग्जांपल गंगा डेल्टा है, सुंदरबन, हाँ वही लिख तो दिया मैंने, ठीक है। कॉजेज़ क्या हैं डिप्लीशन के? क्लाइमेट चेंज हो रहा है जी, क्लाइमेट चेंज, सी लेवल इंक्रीज़ है, एक्वाकल्चर, श्रिम्प कल्टीवेशन, उसके कारण थ्रेट है और उसके कारण ये सेमी इनिशिएटिव लेके आए। एग्रीकल्चर, क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड यूज़ चेंज हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन के कारण पोल्यूशन हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन भी हो रही है, मैनग्रोव्स को भी काटा जा रहा है। इन्वेजिव स्पीसीज़, प्रॉस्पिस जूलीफोरा, वो फैल रहे हैं और लोकल जो मैनग्रोव्स हैं उनको थ्रेट है। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर टिम्बर एंड फॉरेस्ट के लिए काटा जा रहा है, ये डिप्लीशन के कुछ कारण हैं। नेचुरल डिजास्टर्स भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ गए, सुनामी आ गई, साइक्लोन्स आ गए, उसके कारण भी डिस्ट्रक्शन हो जाती है ह्यूज। अब डायग्राम बना देंगे वहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे मैनग्रोव्स का एक्सटेंट है। इंडिया का डायग्राम बनाया, उसके बाद दिखा दिया यहाँ पे सुंदरबन, लार्जेस्ट मैनग्रोव्स इन द वर्ल्ड, वेस्ट बंगाल में, सेकंड लार्जेस्ट भीतरकनिका उड़ीसा, सेकंड लार्जेस्ट ऑफ इंडिया नॉट वर्ल्ड, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ठीक है। फिगर क्या है,
मैनग्रोव एरियाज़। उसके बाद ये गुजरात में, कच्छ और खंबत में, दादरा एंड नगर हवेली। कच्छ और खंबत में भी पाए जाते हैं, दादरा एंड नगर हवेली यहाँ पे महाराष्ट्र के ऊपर, ये छोटे छोटे 2 एरियाज़ हैं। ठीक है, ऐसे बना के हम लिख देंगे और डायग्राम बन जाएगा। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रीलिम्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। मैनग्रोव्स कच्छ में भी पाए जाते हैं और गल्फ़ ऑफ खंबत में भी। ये है क्या, कच्छ और गल्फ़ ऑफ खंबत है क्या? ये गल्फ़ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ़ ऑफ खंबत है। ठीक है, लेकिन जो कोरल रीफ्स हैं वो आगे पढ़ेंगे। कोरल रीफ्स कच्छ में तो पाए जाते हैं लेकिन खंबत में नहीं पाए जाते। मतलब यहाँ पे कोरल रीफ्स मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये इसका ध्यान रखना। अब क्या है कि सब ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड ये मैनग्रोव्स नहीं मिलते। क्यों? इक्वेटर 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, ये आ गया ट्रॉपिक्स। यहाँ पे आ जाएंगे सब ट्रॉपिक्स। इसके बियॉन्ड आपको मैनग्रोव्स नहीं मिलेंगे। क्यों? वो देख लेते हैं इसका कारण। हमने देखा था कि ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। देखो मैनग्रोव्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इनफिल्ट्रेशन सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम। अब सॉल्ट टॉलरेंट है तो इनके पत्ते वगैरह जो होंगे ना वो सक्यूलेंट लीव्स होंगे। सक्यूलेंट लीव्स मतलब मोटे मोटे लीव्स होंगे जिनमें से नमक निकलेगा। मतलब ये सॉल्ट को फ़िल्टर कर देते हैं। ये पानी लेंगे, उसमें से सॉल्ट को फ़िल्टर आउट कर देंगे, साफ़ पानी खुद ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ना एनर्जी बहुत चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट। और सनलाइट मेनली कहाँ पे होती है? ये ट्रॉपिक्स में। तो इसके लिए मेजरली ये इन्हीं एरियाज़ पे पाए जाते हैं। ठीक है, मैनग्रोव्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स हाई वाटर लॉस एट रूट लेवल, देयरफॉर रिक्वायर्स हाई एनर्जी, फाउंड इन बिटवीन सब ट्रॉपिक्स। सोलर रेडिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कवर इन इंडिया सुंदरबन, सुंदरी ट्री। एक ही ट्री है, एक बहुत बड़ा, कभी देखा हो गूगल वगैरह करके देखना सुंदरी ट्री। लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफेटिक इन द वर्ल्ड। हेलोफेटिक वही होता है कि सॉल्ट टॉलरेंट। फेमस रॉयल बंगाल टाइगर है। अब ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अकेला टाइगर है विच इज़ सॉल्ट टॉलरेंट, जो सॉल्ट वाला पानी भी पी लेता है। इसे हम क्या कहते हैं? एज इफेक्ट। प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा इकोटोन, पढ़ेंगे जब आएगा प्रीलिम्स, कोई बात नहीं। इकोटोन एज इफेक्ट, सॉल्ट वाटर टॉलरेंट है। भीतरकनिका डिशा सेकेंड लार्जेस्ट पढ़ लिया हमने। अडेप्टिव मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैनग्रोव कैसे काम करते हैं? सक्यूलेंट लीव्स हैं, बताया था। थिक लीव्स होती हैं, लेस ट्रांसपिरेशन होता है इनसे। मतलब ट्रांसपिरेशन समझते हो? जैसे इवेपोरेशन होता है, ये पानी है, पानी के वाटर वेपर बन गए, गर्मी के कारण ऊपर जाके कंडेंसेशन हुई, क्लाउड्स बन गए। ट्रांसपिरेशन में क्या होगा? ये पेड़ है, पेड़ के जो पत्ते हैं ना उनसे पानी निकलता है ड्यू टू हाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाई गर्मी बोला है, हाई गर्मी नहीं बोला। नूरा फतेह के फैंस। गर्मी, और उसके कारण ये पत्तों में से ट्रांसपिरेशन हो रही है। एक तरह से पत्तों में से इवेपोरेशन हो रही है। ठीक है, देसी भाषा में। संकन स्टोमेटा प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइंग विंड्स। जो ड्राइंग विंड्स हैं उन्हें बचाती है ये संकन स्टोमेटा, उनसे बचाती है। सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं टू फ्लश आउट एक्सेस सॉल्ट। वही पत्तों में से वो होता है। अगर मैनग्रोव्स के किसी पत्ते को चाटोगे ना वो बहुत नमकीन होते हैं। आई हैव ट्राइड इट। एरियल ब्रीदिंग रूट्स, इसे न्यूमेटोफोर्स भी बोलते हैं। रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। मतलब रूट्स, बाकी पेड़ों की रूट्स कैसे होती हैं? ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे ऐसे गड़ी गड़ी होती है ना। मैनग्रोव्स में क्या होगा? ऐसे नीचे गड़ी तो होंगी लेकिन कुछ रूट्स नीचे से जाके ऐसे ऊपर को आ रही होंगी। ऐसे ऊपर से उन्हें हवा पानी चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल पानी है, ये है मैनग्रोव्स, ये ज़मीन है नीचे, यहाँ से ऐसे नीचे जाके पानी से भी ऊपर आ रही होंगी ब्रीदिंग रूट्स। इन्हें ऑक्सीजन वगैरह चाहिए होगी ना, तो यहाँ से ऐसे रूट्स आ रही होंगी ऊपर। तो दीज आर नेमेटोफोर्स। वीवी पेरी, सीड्स डेवलप बिफोर दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट रूट्स। तो सीड जब निकलते हैं तो वो जर्मिनेट होके ही निकलते हैं। जब यहाँ से सीड वगैरह गिरेंगे तो वो ऑलरेडी जर्मिनेटेड होंगे, क्योंकि अगर पानी के नीचे चले गए उसके बाद उनका जर्मिनेशन नहीं होगा, मतलब वो फूल नहीं पाएंगे, वो नया पेड़ नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ से जब सीड निकलेंगे तो वो जर्मिनेट होके निकलेंगे। स्टिल्ट एंड प्रॉप रूट्स, ये क्या होता है? फाइबर सपोर्ट रूट्स। ये मैनग्रोव है, इनको सपोर्ट देने के लिए ऐसे ऐसे ना ऐसे रूट्स बन जाती हैं।
यहाँ पे पानी है, या ऐसे रूट्स बन जाएंगे ताकि पेड़ को अच्छी सपोर्ट मिले, स्टिल्ट एंड प्रॉपर रूट्स। बट्रेसेस, लार्ज वाइड सपोर्ट रूट्स ऑन ऑल साइड्स, वही बात है, बट्रेसेस जैसे ही है। स्टिल्ट एंड प्रॉपर रूट्स की बात करते हैं। इमर्ज फ्रॉम, मेरी बंगाली निकलने लग गई, सॉरी। इमर्ज फ्रॉम मेन ट्रंक, ये ट्रंक होता है ट्री का, उसमें से इमर्ज करते हैं अबव ग्राउंड लेवल। हेल्प्स ओवरकम वेव एक्शन, क्योंकि इसे मोर स्टेबल बनाते हैं, तो वेव अगर आएगी भी तो प्रिवेंट कर देते हैं वेव एक्शन को, और एटलीस्ट गिव द पावर टू टॉलरेट इट। डायर्नल टाइड, ड्यूरिंग द डायर्नल टाइड इनंडेशन। ठीक है, कोरल रीफ्स पे आते हैं। कोरल रीफ्स, सबसे पहले ना इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। कोरल रीफ्स होता क्या है? जूसेंथेलाई होती है एक, या एल्गी समझ लो। जूसेंथेलाई एक ऑर्गेनिज्म होता है, एल्गी जैसा ही होता है। एक ये होगा, और दूसरा क्या होगा? पॉलिप्स। पॉलिप्स क्या होते हैं? पॉलिप्स भी एक तरह के छोटे छोटे एनिमल्स टाइप होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स चलो ठीक है, कैसे करें? ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनका और जूसेंथेलाई का आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। मतलब दोनों एक दूसरे को एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसमें दोनों का फ़ायदा है, एंड दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, एल्गी जो होगा वो पॉलिप्स को फूड प्रोवाइड करेगा, जो पॉलिप्स होंगे वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करेगा। कैसे शेल्टर प्रोवाइड करेगा दिखाता हूँ। पॉलिप्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ना कैल्केरियस कॉन्क्रीशंस क्रिएट करते हैं। क्या होता है ये? चूना, पता है चूना? चूना में भी कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम कुछ ऐसे, कैल्साइट वगैरह क्या क्या कुछ कुछ कहते हैं ऐसे। चूने जैसी ये चीज़ें क्रिएट करता है। जब पॉलिप्स और जूसेंथेलाई का ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टूट जाता है तो इसे फूड नहीं मिलता, ये पॉलिप्स मर जाते हैं, और उसके बाद जो इनकी कैल्केरियस कॉन्क्रीशंस हैं वो एज इट इज़ बनी रह जाती हैं। मतलब ये एक तरह का चूना यहाँ पे रह गया, और ऐसे ही लेयर के ऊपर ये लेयर क्रिएट होती जाएगी। शिट, ये लेयर ऐसे ऐसे क्रिएट हो गई, और एक टाइम आएगा ये बहुत बड़ी बन जाएगी, और इसे कोरल रीफ कहने लग जाएंगे। ठीक है, लिव इन कॉलोनीज ऑन सी फ्लोर कॉल्ड कोरल्स। ये बहुत बड़ी कॉलोनीज़ में, यही कॉलोनी आ गई, पहले एक कॉलोनी, दूसरी, तीसरी, सी फ्लोर में रहते हैं, और उसे कोरल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, मैं यहाँ पे क्या बताने लगा था, जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स ना बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो छोटी छोटी मछलियाँ जिन्हें खाती हैं, ये भी उन्हें ही खाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं, इन्हें अपना खाना मिलता है, लेकिन जब ये इनकी कमी हो जाए या कोई कारण से ये मर जाएँ तो ये कैल्केरियस कॉन्क्रीशंस को छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कोरल रीफ बन जाता है। ठीक हो गया, ये बेसिक इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था। और आगे देखते हैं। मेड अप ऑफ कैल्केरियस स्केलेटन पॉलिप्स। ठीक है, पॉलिप्स के स्केलेटन से, जो कि कैल्केरियस इन नेचर, उससे बनता है। कंडीशंस क्या होनी चाहिए ग्रोथ के लिए? सबसे पहले तो स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होनी चाहिए, एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं चाहिए। परसिस्टेंट वार्म वाटर, शैलो वाटर चाहिए। शैलो वाटर क्यों चाहिए? एनर्जी वगैरह मिलेगी ना, सनलाइट वगैरह मिलेगी, उसके कारण वहाँ पे एनर्जी के कारण एल्गी भी होगा, और जहाँ पे एल्गी या जूसेंथेलाई होगा वहाँ पे इट विल बी ईजी टू फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद पॉलिप्स। क्लियर सॉल्ट वाटर चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए, थोड़ा सा सॉल्ट वाटर भी चाहिए। अबंडेंट प्लैंक्टन्स चाहिए। प्लैंक्टन्स मैंने बताया कि उनका फूड है ये, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स का। लिटल या नो पोल्यूशन चाहिए, बिना पोल्यूशन के होना चाहिए, वरना इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर देम टू सर्वाइव। अब देखो डायग्राम में देख लेते हैं कि इनका एक्सटेंट क्या है। गल्फ़ ऑफ कच्छ में तो पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोरल्स नहीं है। कहाँ पे? गल्फ़ ऑफ कैम्बे में, खंबत में। ठीक है, कॉशन। गोवा वगैरह में है, लक्षद्वीप में है, यहाँ पे अंडमान निकोबार में है, पाल्क बे में है, गल्फ़ ऑफ मन्नार में है, यहाँ पे कोरल रीफ्स मिलेंगे। ठीक है, डायग्राम बना के समझ लेना। ये कर दिया मैंने, ये किधर से आ गया? कोरल ब्लीचिंग क्या होता है?
कोरल ब्लीचिंग ना, अच्छा इनमें ना बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर होते हैं। अगर आपने कभी कोरल रीफ्स नहीं देखे तो गूगल एक बार सर्च कर लेना, तो पता लग जाएगा कि कितने सुंदर होते हैं ये, कलरफुल होते हैं, बहुत अलग अलग कलर्स के। लेकिन कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, जब इनके कलर्स ख़त्म हो जाते हैं और ये सिंपल कैल्शियम जैसे, कैल्साइट जैसे वाइट कलर के रह जाते हैं, चूने जैसे, ठीक है, तो इसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि कोरल मर गया है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है कि डीकलरेशन, कलर ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर ये ज़्यादा देर तक रहे तो प्रोलॉन्ग्ड डीकलरेशन कैन लीड टू डेथ, ठीक है। कॉजेज़ क्या हैं कोरल ब्लीचिंग के, डीकलरेशन के कॉजेज़ क्या हैं? हमने कंडीशंस फॉर ग्रोथ पढ़ी थी, इनके अगेंस्ट कुछ भी जाएगा तो वो कॉजेज़ ऑफ कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल शैलो वाटर है, फ्लड्स आ गए तो कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। परसिस्टेंट वार्म वाटर है, एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट हो गया, एक्सट्रीम वाटर टेम्परेचर कंडीशंस हो गई तो क्लाइमेट कंडीशंस कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। देखते हैं टेम्परेचर राइज, वही ओशनिक हीट वेव्स, मेरीन हीट वेव्स, ओशन का टेम्परेचर बढ़ गया तो कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। ओशन एसिडिफिकेशन, क्लीन वाटर चाहिए ना, लेकिन अभी एसिडिफाई हो गया। ओशन की ना एक प्रॉपर्टी है, अगर वर्ल्ड में 100 गीगा टन ऑफ कार्बन है तो ओशन क्या करेगा, इसमें से 33% एब्जॉर्ब कर लेगा। जितना भी गीगा टन ऑफ कार्बन्स वर्ल्ड में रहेगा, ओशन विल ऑलवेज एब्जॉर्ब द 33% ऑफ इट। तो उसके कारण ना ये कार्बन एब्जॉर्ब करने के बाद ओशन एसिडिफाई हो जाता है, ओशन का नेचर एसिडिक हो जाता है। ओशन एसिडिफिकेशन 33% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड, कार्बन सिंक और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जैसे काम करता है। सब एरियल एक्सपोजर, एनजो आ गया, बहुत ज़्यादा लो टाइड आ गई तो आधा कोरल पानी के बाहर है, आधा कोरल पानी के नीचे है। अब ये पानी के बाहर रहने का कारण भी मर जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिप्स नहीं होंगे, यहाँ पे एल्गे नहीं होगी, इनका सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं होगा, इन्हें फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन्स नहीं मिलेंगे। जीनोबायोटिक्स, केमिकल एक्सपोजर, वेरियस केमिकल्स वगैरह हमने समुंदर में डाल दिए और उसके कारण कोरल्स आर एक्सपोज्ड टू दीज केमिकल्स और उसके कारण कोरल ब्लीचिंग होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीनोबायोटिक्स। एपिजूओटिक्स, जू से याद रखना एनिमल्स, इसके कारण डिजीज़ हो गई। एपिजूओटिक्स मतलब वेरियस डिजीज़ होगी कोरल्स को, तो भी इसको खतरा है। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए? इंडिया के लेवल पे CRZ बनाया गया, कोस्टल रेगुलेशन जोन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन स्कीम बनाई गई, डेनमार्क में बनाई गई थी। इसमें 4 चीज़ों के ऊपर, 4 पिलर्स के ऊपर ध्यान दिया गया कि इन्वायरमेंट और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर किसी बीच को, ये बीचेस के लिए है, अगर किसी बीच में ये चारों चीज़ें हैं तो द बीच इज़ एलिजिबल टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ठीक है, अंडर द स्कीम। इन्वायरमेंट और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड। जो पानी की क्वालिटी है वो नहाने के लिए ठीक है, इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट को कंजर्वेट किया जा रहा है, सेफ्टी एंड सर्चेज है बीचेस के ऊपर, ठीक है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलेगी। इंडिया में ऐसे 14 बीचेस हैं, प्रीलिम्स के लिए अगेन इम्पॉर्टेंट। ICMAN, इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मेरीन एरिया मैनेजमेंट। कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम बाय इनकॉइस। इनकॉइस क्या है? इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। वो अलर्ट सिस्टम जारी करता है कि यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग हो रही है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे नहीं हो रही। दीज आर द इनिशिएटिव्स, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन देखते हैं, उसके बाद द लेक्चर फॉर टुडे विल बी ओवर। ये सेकंड लेक्चर में करेंगे, ठीक है, 10-10 लेक्चर में करना था, 10-10 PDF। लैंड डिग्रेडेशन देख लो। लैंड डिग्रेडेशन डजंट मीन डेजर्टिफिकेशन, डजंट मीन कि एक लैंड है वो डेजर्ट बनती जा रही है, ऐसा नहीं होता। लैंड डिग्रेडेशन मतलब उसकी ओवरऑल क्वालिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिंग कैपेसिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड। दिस इज़ कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन, इज़ द रिजल्ट ऑफ human induced actions, anthropogenic actions which exploit land, causing its utility, biodiversity, fertility to decline। ये UNCCD की ऑफिशियल डेफिनेशन है, ठीक है, इसलिए मैंने ऑफिशियल डेफिनेशंस लिखी हैं ये सारी, देख लेना। प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले देखो, ये ऐसे प्रोसेस हम बना के लिख देंगे। सॉयल लॉसेस वेजिटेशन कवर, सॉयल ना अपना वेजिटेशन कवर लूज़ कर दिया सॉयल ने, सबसे पहले हमने हार्वेस्टिंग कर ली। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि सॉयल, ओके, द बैटरी ऑफ माई पेन हैज़ बिन डेड, तो इसे चार्ज पे लगा के कर लेते हैं, आखिरी पेज ख़त्म करते हैं।
ठीक है, हो गया। कहाँ पे थे? ओके ठीक है, चल रहा है। सॉइल ने अपना वेजिटेशन कवर लॉस कर दिया, देन द सॉइल विल बी मोर एक्सपोज्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स, सॉइल ससेप्टेबल होगी टू द विंड एंड इरोजन, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगी। उसके बाद सॉइल इरोजन के बाद जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके ऊपर ह्यूमस वगैरह है वो भी लॉस हो जाएगी ड्यू टू सॉइल इरोजन। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, फर्टिलिटी कम होने के कारण लैंड डिग्रेड हो गई ओवरऑल, ठीक है। ये प्रोसेस है। अगेन इट इज़ जस्ट लाइक अ सप्लाई चेन। प्रोसेस तो वहाँ पे पूछेंगे नहीं, अगर पूछते भी हैं तो आपको पता ही है, ठीक है। इम्पैक्ट देख लो, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होता है? अगर तो फर्टाइल सॉइल है, सिल्ट वगैरह है, पानी उसके ऊपर आया, बारिश वगैरह पड़ी, वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लैंड इज़ पोरस, उसमें पोर्स हैं। लेकिन जब लैंड डिग्रेड हो जाती है, लैंड डिग्रेड होगी तो उसकी ना वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, तो वाटर लॉग होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे कीचड़ जैसा बन जाएगा, ऐसा लगेगा कि कोई वेटलैंड है। वाटर लॉगिंग एज नो परकोलेशन, परकोलेशन नहीं होगा, पानी नीचे नहीं सीप करेगा। नेचुरल हैबिटेट डिक्लाइन हो जाता है, ऑब्वियसली इट इज़ एन इम्पैक्ट कि नेचुरल हैबिटेट डिक्लाइन हो गया, प्रोडक्टिविटी लॉस होगी, रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, रिड्यूस कार्बन सिंक कैपेसिटी। अच्छा, लैंड डिग्रेड होने के बाद वैसे तो कार्बन कैपेसिटी तो कम होगी ही, उसके अलावा जो कार्बन इसके अंदर है लैंड के अंदर, वो भी एक्सपोज हो जाएगा, वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक पेड़ है, पेड़ एक कार्बन सिंक की तरह काम करता है, लेकिन पेड़ को जब काटते हैं ना, जितना भी कार्बन उसने सिंक किया होता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब किया होता है, वो सारा कार्बन रिलीज़ हो जाता है। फूड प्रोडक्शन डिक्लाइन। सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉइल हेल्थ कार्ड, मनरेगा फॉर इट, के जो एसेट क्रिएशन करनी है वो एग्रीकल्चरल फील्ड में करो। NMC है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल फॉरेस्टेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, दिस इज़ अ साइन ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रीलिम्स की बातें हैं, सोल्यूशन में एज इट इज़ लिखी हुई है मैंने। UNCCD, स्कारसिटी से प्रॉस्पेरिटी की तरफ, ये इसका थीम था, ठीक है। अब और देख लो, सॉल्यूशंस में क्या नहीं लिख सकते एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से? क्या ये लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट नहीं करती? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सॉइल मैनेजमेंट स्कीम, ये भी तो प्रिवेंट करती है ना लैंड डिग्रेडेशन को। तो ऐसे इंटरलिंकेज इस्टेब्लिश करो। UNCCD, एवरी कंट्री शुड हैव NAP, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन। द ग्रेट वॉल इनिशिएटिव फॉर एग्जांपल, वो अफ्रीका में बनाया था ना, यहाँ पे सहारा है तो यहाँ पे बना दिया था ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। सिमिलरली इंडिया में भी तो अरावलीज़ के लिए बनाया था, साहेल रीजन, सिमिलरली इन अरावलीज़, ताकि जो यहाँ पे डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, वो नीचे को और ना फैले, यहाँ पे जो थार डेजर्ट है वो इधर को और ना फैले, तो इसके लिए ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव बनाया गया। बोल्ड प्रोजेक्ट, बोल्ड की फुल फॉर्म क्या है? बैम्बू ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, एंड दिस इज़ बाय खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन। ये चाहे ना याद रखना, ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये तो याद रख लेना कि बोल्ड प्रोजेक्ट है, उसकी फुल फॉर्म ये है कि बैम्बू हम कल्टिवेट करेंगे ड्रॉट लैंड पे, ठीक है। तो आज का टारगेट तो कंप्लीट हो गया, एंड कल भी ये जो बचे हुए टॉपिक्स है पोल्यूशन वगैरह ये सब कंप्लीट कर लेंगे, एंड देयरफॉर विल बी सॉर्टेड फॉर द एनवायरनमेंट एंटायरली। उसके बाद साइंस एंड टेक 2-3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सी यू देन, साइनिंग ऑफ योर को होस्ट, बाय, चीयर्स।